Hello students and welcome to Virtual Learning Network. This is session 14 for Human Resource Development and here we will discuss HRD in the government and public systems. The topics to be covered are role of HRD in government, basic objectives of HRD in government systems, role set of government administration system, HRD developments in government system, current systems of HRD in government, and a new approach to an integrated HRD system in government administration. Now, first is role of HRD in government. It acts as a planner, regulator, catalyst, controller and investor. HRD जो है वो एक प्लानर, रेगुलेटर, कैटलिस्ट और कंट्रोलर की तरह एक्ट करता है कि कैसे हम प्लान करेंगे, कैसे उसको प्लान को रेगुलेट करना है, स्पीड अप कैसे होगा प्रोसेस, उसे कंट्रोल कैसे करना है और कैसे हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे. इट्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस डायरेक्टली डिटरमाइन द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ HRD एक्टिविटीज़ in institutions and organizations under the direct control of government such as the administrative machinery and public sector organization. So इसकी जो policies और practices हैं ये directly determine करेंगी जो HRD एक्टिविटीज़ का नेचर और डायरेक्शन है किसी भी इंस्टीट्यूशन में या ऑर्गेनाइजेशन में, और ये डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर होता है कि गवर्नमेंट इसको कैसे कंट्रोल कर रही है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हो सकती है या फिर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में. देन ब्रॉडली HRD इन गवर्नमेंट कैन बी गिवन टू इंटरप्रिटेशंस. सो जो HRD है गवर्नमेंट में उसको दो इंटरप्रिटेशंस दे सकते हैं. फर्स्ट होती है that it refers to the HRD activities in the various ministries, departments and government agencies. And second interpretation is that it refers to role of government at the macro environmental level, policies and conditions which affect HRD in various other organizations. सो HRD जो गवर्नमेंट में HRD है उसको दो इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं. फर्स्ट तो है कि HRD एक्टिविटीज़ को हम वेरियस मिनिस्ट्रीज से रेफ़र कर सकते हैं, डिपार्टमेंट्स या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज से. और सेकेंड इंटरप्रिटेशन है और कि HRD जो है वो रेफ़र करती है कि गवर्नमेंट का क्या रोल है मैक्रो एनवायरमेंटल लेवल पे. नेक्स्ट इज बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRD इन गवर्नमेंट सिस्टम्स. So, according to K.M. Mathur, the basic objectives of HRD in government administration system are: first is to equip the civil servant with precision and clarity in transaction of business. सिविल सर्वेंट को हम कैसे प्रिसाइसली और क्लियरली इक्विप कर सकते हैं कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस ठीक से परफॉर्म करे. नेक्स्ट इज टू अट्यून द सिविल सर्वेंट टू न्यू टास्क विच ही विल बी कॉल्ड अपॉन टू परफॉर्म इन अ चेंजिंग वर्ल्ड. कि सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो कैसे नए टास्क परफॉर्म करेंगे जैसे जैसे वर्ल्ड जो है चेंज हो रहा है, बिकॉज इट इज़ डायनेमिक इन नेचर. तो सिविल सर्वेंट्स को नए टास्क परफॉर्म करने के लिए केपेबल होना चाहिए. देन टू डेवलप रेजिस्टेंस टू द डेंजर ऑफ बिकमिंग मैकेनाइज्ड बाय विजुअलाइजिंग what he is doing in a wider setting and by preserving or persevering with his own educational development. कि रेजिस्टेंस कैसे डेवलप करेगा जो हमारा डेंजर होता है जिससे हम डरते हैं, कि कैसे विजुलाइज करेंगे कि वो वाइडर सेटिंग में कैसे काम करेगा और कैसे वो हार्ड वर्क परफॉर्म करेगा अपनी एजुकेशनल डेवलपमेंट के साथ. एंड देन टू डेवलप हिज कैपेसिटी फॉर हायर वर्क एंड ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट इज टू डेवलप एंड मेंटेन स्टाफ मोरल. अपने स्टाफ का, अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, अपने ह्यूमन रिसोर्स का मोरल कैसे डेवलप करना है. देन to inculcate right attitudes towards the public, never forgetting that the civil servant is the servant and not the master of the community. तो ये इनकलकेट करना कि राइट एटीट्यूड क्या होना चाहिए पब्लिक की तरफ, क्योंकि सिविल सर्वेंट एक सर्वेंट होता है, कम्युनिटी का मास्टर नहीं होता. टू सस्टेन द ह्यूमन टच नॉट ओनली इन डायरेक्ट personal contacts with the public but also in handling correspondence which demands a proper sense of urgency and due consideration of the man at the other end.
सो ये सस्टेन करना कि जो पर्सनल कोई भी ह्यूमन टच डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता, पर्सनल कांटेक्ट में नहीं होता पब्लिक के साथ, लेकिन कैसे वो कॉरेस्पॉन्डेंस को हैंडल करेगा किसी भी अर्जेंसी के टाइम पे या फिर किसी भी ड्यू कंसिडरेशन में. नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. सो there are four basic steps in human resource planning. First is planning for future needs. जो हमारे फ्यूचर में हमारी नीड्स होंगी उनके लिए प्लानिंग करना कि क्या क्या नीड्स हो सकती हैं और उनको फ्यूचर को कैसे बैलेंस करना है. देन प्लानिंग फॉर रिक्रूटिंग एंड सिलेक्टिंग. जो हम स्टाफ की रिक्रूटमेंट करेंगे और सिलेक्शन करेंगे उसकी प्लानिंग कैसे होगी, क्या क्राइटेरिया सेट करना है और कैसे हमें सिलेक्शन करना है. एंड देन प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट. देन next is role set of government administration system. Now, over the years, the expectation from the role of government's central administration system have grown to a very great extent. जैसे जैसे organizations आगे बढ़ते हैं और सक्सेसफुल होते हैं, सक्सेस अचीव करते हैं और एडवांसमेंट आती है उनमें, ऐसे ही गवर्नमेंट के जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उससे भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं. द रोल सेट ऑफ गवर्नमेंट इन HRD कैन बी सीन इन द इलस्ट्रेशन बाय अथरेया. जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है वो मिनिस्टर से भी ज्वाइंट होता है, इंडस्ट्री एग्रीकल्चरल सर्विसेज भी होती है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है, पीपल भी होते हैं. So such a role set suggests the possibility of conflicting expectations and priorities which have to be fulfilled. जो ये रोल सेट है इसमें कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं कि किसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और किसकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं और किसको क्या फुलफिल करना है. So these according to Athreya are to forecast, analyze and advise ministers on strategies for achieving policy objectives. कि क्या फोरकास्ट करना है, कैसे एनालाइज करेंगे और कैसे एडवाइस करना है मिनिस्टर्स को कि वो अपनी स्ट्रैटेजीज़ को और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें. देन टू हेल्प ऑप्टिमाइजिंग द गोल्स, अप्रूव्ड प्रोग्राम्स टू बी इम्प्लीमेंटेड इन टाइम में हम कैसे अपने प्रोग्राम्स को, अपने एक्शंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. Progress to be monitored and to give suggestions to the ministers for corrective action. प्रोग्रेस को कैसे मॉनिटर करेंगे, कैसे हम इवैल्यूएट करेंगे अपने प्रोसेसेस को और कैसे हम सजेशंस देंगे मिनिस्टर्स को कि वो करेक्ट एक्शन ले सकें. देन परफॉर्मेंस कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज. दूसरी कंट्रीज़ के साथ परफॉर्मेंस को कंपेयर करना. टू डेवलप इनोवेशंस इन प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस. प्रोसीजर्स और प्रैक्टिसेस में इनोवेशन डेवलप करना. And then to develop subordinates and themselves for the institutionalization of government. Subordinates को और खुद को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, अपनी एक्सपर्टीज़ कैसे बढ़ा सकते हैं. Then next is HRD developments in government systems. Industry has used HRD in an integrated form only recently. इंडस्ट्रीज़ में पहले HRD यूज़ नहीं होता था लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगा है और इसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स भी हुई हैं. इन गवर्नमेंट इट इज़ मोर सो. सम इम्पॉर्टेंट HRD डेवलपमेंट्स इन गवर्नमेंट आर like first is Paul Appleby from the US Public Administration came and studied the Indian administration setup. पॉल एप्पलबाई यूएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का था. इन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप को स्टडी किया एंड वन ऑफ हिज रिकमेंडेशंस वाज द नीड टू ट्रांसफर एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम अ कॉलोनियल टू अ डेवलपमेंट ओरिएंटेड वन. कि एडमिनिस्ट्रेशन को कॉलोनियल से एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड में ट्रांसफ़र करना. हाउएवर नॉट मच वाज डन टू इम्प्लीमेंट दी रिकमेंडेशन. सो इनकी रिकमेंडेशन को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था. देन सेकेंड वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ऑफ 1967 emphasize the importance of better systems and training and development. जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे 1967 के, उन्होंने ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया. दिस लेड टू द सेटिंग अप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म सेल विद इन द होम मिनिस्ट्री फर्स्ट. देन नेक्स्ट इज the Indian Institutes of Management, Calcutta and Ahmedabad started in 1962. Then by the early 70s, Indian Administrative Service recruits were given management training and management concepts were also brought into the
training institutions of other public systems such as income tax, postal, and police. Then fourth is failures in implementation of plans, projects and programs led to the awareness of HRD. जब programs और projects fail होने लग गए तो उसके बाद HRD की importance का पता चलने लग गया. Then fifth is with this new emphasis on HRD, ministers and secretaries of government departments were deputed to attend a variety of training and development programs on management. So जब HRD पे ज़्यादा एम्फोसिस देना शुरू किया तो जो मिनिस्टर्स हैं और सेक्रेटरीज हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के, उनको एक सलाह दी गई, रेकमेंड किया गया कि क्यों वो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जितने भी हैं मैनेजमेंट के उनको अटेंड करें और उनसे कुछ अवेयरनेस गेन करें. देन नेक्स्ट इज करंट सिस्टम्स ऑफ HRD इन गवर्नमेंट. First is training. The nature, size and variety of the plans and programs of social and economic advance that the country has undertaken determine the training of government and public systems. जो nature, size और variety है किसी भी plan का या program का जो government undertake करती है, ये determine करते हैं कि training क्या होगी और कैसे public systems को train करना है. Today most states have their own training institutions and if they do not, they send them to their अदर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स. ज़्यादातर स्टेट्स के अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं और अगर नहीं है तो वो दूसरे स्टेट्स में जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे अपने स्टाफ को भेजते हैं. नेक्स्ट इज जॉब रोटेशन. द मूव अवे फ्रॉम प्योरली जनरलिस्ट ट्रेनिंग ऑन हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, procedures, etc., towards specialized training has also made possible more purposive rotation and transfer. The earliest concept of the jack of all trades generalist who can handle any assignment is given a way to better fitment of role and person. So job rotation भी important concept है जो current systems में है HRD के, कि इसमें क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा capable है उसको job या role दिया जाता है. Officers who have utilized the opportunities to get masters and even doctoral degrees in specialized subjects like economics, energy, population studies, trade, etc. are being rotated into several or relevant segments. So जिन्होंने डॉक्टरल डिग्री या फिर मास्टर्स भी ली हुई है उनको अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग असाइनमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो हैंडल करेंगे उन्हें. नेक्स्ट इज डेटा बैंक. The awareness of HRD has coincided with the sudden acceptance of computers in not only industry where the debate has been raging for 30 years but also in government. So जो HRD की awareness है वो coincide करती है computers के use से. So जहाँ पे तो इसलिए government में भी अब computers का use होने लगा. This has enabled the computerization of human resource data. Next is selection. Even before independence, selection in government was objective in the sense of being based on competitive examination. But this has a concomitant problem of rigidity. लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा rigidity हो जाती है क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले भी सिलेक्शन जो थी गवर्नमेंट में वो ऑब्जेक्टिव थी क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते थे उस टाइम पे भी. देयर इज़ अ वेरी लिमिटेड acceptance of mid-career entry. Next is manpower forecasting. This goes mostly by annual manpower budgeting and ad hoc proposals during the year. And last is performance appraisal. Performance appraisal as a HRD tool has not yet been realized in government systems. So performance appraisal ज़्यादातर use नहीं होता है government में. The predominant method of performance appraisal in government has been the confidential rating system. So इसमें rating system ज़्यादा utilize करते हैं performance appraise करने के लिए. Used largely for evaluation rather than development. Next is new approach to an integrated HRD system in government administration. Now, objectives of a program or an organization can be achieved only when people do certain things to achieve them. किसी भी प्रोग्राम या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स तभी अचीव हो सकते हैं जब पीपल कुछ ऐसे काम करें जो उसके अचीव करने में कुछ यूटिलाइज हो सके या यूज़फुल हो, हेल्पफुल हो. And the following are some of the important conditions that need to be fulfilled. First is
दी गोल्स और ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियरली स्टेटेड. गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स का जब तक पता नहीं होगा तब तक वो चीज़ हम अचीव नहीं कर सकते. देन द एक्टिविटीज़ और टास्क शुड बी एग्जॉस्टिवली आइडेंटिफाइड एंड लिस्टेड. एक्टिविटीज़ और टास्क जो है आइडेंटिफाइड होने चाहिए और लिस्टेड होने चाहिए कि कैसे हमें वो ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है. ईच पर्सन और एम्प्लॉय शुड हैव अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़. हर पर्सन और एम्प्लॉय जो भी उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इन्वॉल्व है उसके पास पूरी कंप्लीट लिस्ट होनी चाहिए कि क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है. देन ईच पर्सन और एम्प्लॉय शुड हैव द कैपेबिलिटीज़ और कॉम्पिटेंसीज. नेक्स्ट इज new approach to an integrated HRD system in government administration. So कुछ नई अप्रोचेज़ हैं HRD सिस्टम को कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या एडमिनिस्ट्रेशन में. फर्स्ट है एक्टिविटी एनालिसिस और टास्क एनालिसिस और रोल एनालिसिस. These activities aim at examining and organizing the various tasks to be accomplished in order to achieve organizational objectives. So ये जो activities होती हैं ये क्या aim करती हैं कि कैसे हमें examine करना है और अलग अलग task को organize करना है ताकि उन्हें हम achieve कर सकें और later हम अपने objectives को achieve कर सकें. So there are some steps which are to be followed in carrying out activity, task और role analysis. जैसे कि first step workshop is held in which the entire department or unit or a group of a maximum of 15 to 20 people are involved. So सबसे पहले एक workshop conduct करेंगे एक task को या analysis को रोल को समझने के लिए एनालाइज करने के लिए. उसके बाद उस वर्कशॉप को जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम मिशन को एनालाइज करेंगे कि हमें क्या मिशन है हमारे डिपार्टमेंट का या इस वर्कशॉप को क्यों कंडक्ट किया गया है. देन द मिशन स्टेटमेंट इज़ ट्रांसलेटेड इनटू मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स. फिर उस मिशन को हम मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट करेंगे उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए एक्टिविटीज़ को एनालाइज करने के लिए. Then next step would be the group then identifies the specific objectives of their unit or department which can contribute to the overall mission. फिर जो हमारे जो ग्रुप है वो ये आइडेंटिफाई करेगा कि उनके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और कैसे वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. देन एवरी इंडिविजुअल इन द ग्रुप एग्जामिन्स हाउ हिज और हर जॉब कैन कंट्रीब्यूट. फिर हर इंडिविजुअल अपना रोल आइडेंटिफाई करेगा कि उन्हें कैसे कंट्रीब्यूट करना है और कैसे कर सकते हैं. उसके बाद ईच इंडिविजुअल देन प्रेजेंट्स हिज और हर जॉब ऑब्जेक्टिव टू दी एंटायर ग्रुप. फिर हर इंडिविजुअल अपने पूरे ग्रुप के साथ जो वर्कशॉप कंडक्ट हुई है उसमें अपने ग्रुप के साथ डिस्कस करेगा कि व्हाट वुड बी देयर रोल. और इसके साथ साथ फिर हर इंडिविजुअल जो है एक लिस्ट प्रिपेयर करता है एक्टिविटीज़ की जो वो परफॉर्म कर सकते हैं और उसकी इम्पॉर्टेंस क्या होगी और कितना टाइम उन्हें चाहिए. And after that, individuals discusses the list with his or her supervisors and a final activity list is arrived at with the approval of the supervisor. Then second approach is identification of critical attributes. Now critical attributes are an important part or important qualities the job holder is required to possess. Critical attributes होते हैं वो सारी properties जो एक जॉब होल्डर में होनी चाहिए. जब वो कोई किसी पोजीशन पे है तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए क्या क्या क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए. इन द एक्टिविटी टास्क और रोल एनालिसिस competency requirements are identified for each job holder by himself in consultation with his supervisors. Critical competencies required to be performed to perform the job are critical attributes. So critical competencies की ज़रूरत पड़ती है critical job perform करने के लिए. So इसमें हम critical attributes को identify करते हैं. Then next is performance appraisal. Performance appraisal systems as instruments of HRD have not been yet realized in government systems. गवर्नमेंट में अभी तक रियलाइज नहीं किए गए हैं जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था. परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम कैन बी अ पावरफुल टूल ऑफ HRD when it is used to help an employee understand his task and the means of achieving them. नेक्स्ट इज पोटेंशियल डेवलपमेंट कि कैसे हम पोटेंशियली किसी भी इंडिविजुअल को डेवलप कर सकते हैं. एंड गुड पोटेंशियल अप्रेजल सिस्टम वुड इंक्लूड like preparation of proper role description for various job positions. अलग अलग जॉब पोजीशंस के लिए रोल डिस्क्रिप्शन को प्रिपेयर करना. उसके बाद क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करना.
असेसमेंट मैकेनिज्म्स को आइडेंटिफाई करना कि कैसे हम इंडिविजुअल को इवैल्यूएट करेंगे क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स पे. देन फीडबैक मैकेनिज्म की फीडबैक्स लेना हर इंडिविजुअल, जिससे कि अपनी परफॉर्मेंस को, अपने पोटेंशियल को समझ सकें. उसके बाद ट्रेनिंग, कि उसको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में या पर्टिकुलर रोल के लिए ट्रेन करना, उसकी एक्सपर्टीज़ को बढ़ाना. And then is organization development. Now, one approach to organization development in a government system has been used and described by Whittle. This involves the administration of a questionnaire to assess the attitudes of people and the climate prevailing in the department. So, इसमें क्या होता है कि एक questionnaire prepare करते हैं और उससे assess करते हैं people का और किसी भी organization के environment में क्या attitude है. So, questions जैसे कि what is the work we are doing, what is the work we must be doing but are not doing, what are your individual problems and what are the major problems you are facing in the department. So इसके हिसाब से भी हम department को या अपने organization को develop कर सकते हैं और एक HRD system को integrate कर सकते हैं किसी भी government administration में. और ये सारी नई approaches हैं. So here we will finish this session, and next is there are some questions for you. First is discuss the role of HRD in government and public systems, and second is write a comprehensive note on current systems of HRD in government and public systems. That's all for this session. Thank you and have a nice day.